पास क्या है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। देखिए हम जानते हैं हमारी इन्वायरमेंट में केमिकल रिएक्शंस का काफी ज्यादा जो है वो असर है। हमारी जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल रिएक्शंस का काफी ज्यादा असर है, और हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा केमिकल्स फैले हुए हैं। हर जगह केमिकल्स आपके पास क्या है, मौजूद है हमारी इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो आप जरा यहाँ पर ये देखिएगा कि जो हमारी इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर अगर हम कोई एक ऐसी केमिकल्स या उस इन्वायरमेंट के अंदर जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उसमें जो केमिकल्स को हम यूज कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, तो ये एक हाई एक्यूरेसी इन्वायरमेंट के ऊपर असर होगा। और अगर हम वहां पर बढ़ाएंगे तो फिर एक्यूरेसी लो होती जाएगी। तो इस तरह के चीजों के ऊपर डिस्कशन करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। तो देखिए इन्वायरमेंट केमिस्ट्री है क्या, बेसिकली जो हमारे नेचुरल प्लेसेस के ऊपर, जो हमारी कुदरत यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने इस यूनिवर्स के अंदर, जो कुछ अल्लाह ताला ने यूनिवर्स के अंदर बनाया है और उन चीजों पर केमिकल रिएक्शन के क्या असरअंदाज है, उन चीजों के ऊपर डिस्कशन करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। तो आप सिंपल इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को ये कह सकते हो समझने के लिए कि हम एक यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है कि आज मुझे ये बताएं कि जो एसिड रेन है वो किस तरह से फॉर्म होती है। एसिड रेन बेसिकली होता क्या है, तो देखें बच्चों, एसिड रेन बेसिकली आपने अपने घरों पर टोटके सुने होंगे। ठीक है, आप अपने घर पर टोटके सुना होगा आपने कि जब बारिश आपके पास, जब बारिश होती है तो आपके पास क्या होता है, पानी आता है। जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। नहीं, देखें जब बारिश होती है तो हमें हमारे नहाने पर पाबंदियां लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वो पाबंदी तो खत्म हो जाती है। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें घर से नहाने पर पाबंदी लगती है, बेटा नहीं नहाओ, पहली बारिश है, बेटा नहीं नहाओ, 2-3 बारिश हो जाए उसके बाद फिर आप नहाना। ये किस तरह का टोटका है, ये टोटका नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन का असर है। क्यों, क्योंकि जब आप जब आप एसिड रेन के नीचे नहाओगे तो एसिड तो बॉडी के लिए कोई अच्छी चीज तो नहीं है। एसिड बॉडी के ऊपर असर करती है, चाहे उस एसिड की कंसंट्रेशन जैसी ही क्यों ना हो। बहुत लोअर कंसंट्रेशन की एसिड तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कंसंट्रेशन मीडियम हो और हाई हो तो वो आपके बॉडी पर स्किन डिजीज या स्किन कैंसर का भी सबब बनता है। तो आपने देखा होगा जब हम पहली बारिश में नहाते हैं तो जिन लोगों के स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो होता क्या है कि उन तमाम लोगों के स्किन पे जो है वो दाने निकल आते हैं, वो तमाम स्किन पर पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, बॉडी पर, चेहरे पर, इस तरह की चीजें निकल आती हैं। तो हमारे यहाँ पर ये सवाल है कि एसिड जो रेन है वो फॉर्म्ड कैसे होता है। एसिड रेन फॉर्म होता है, रेन में केमिकल रिएक्शंस जब शुरुआत हो जाती है, जब बारिश होती है और उन बारिश की बूंदों पर केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, किस तरह के केमिकल रिएक्शन, कि उस पर एयर का दबाव आने लगता है, बारिश की बूंदों पर वेपराइज चीजें उसके ऊपर अटैच होते जाती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मूला होता है SO2, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला होता है CO2। मैं एक पिक्चर आपके सामने शेयर करता हूं, देखिए ना, ये पिक्चर आपको बहुत क्लियर बता रहा है। एक इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री में अगर आप यहां पर देखें, मैं ये स्पॉटलाइट मैंने ले लिया, अब आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा। इस इंडस्ट्री पर देखें, SO2 है, NO2 है, CO2 है। तो इंडस्ट्री में से ये गैसेस खारिज हो रही हैं। जब ये गैसेस खारिज होती है एटमॉस्फेयर पर, तो ये गैसेस कैसी है,
ये गैसेज हैं एसिडिक गैसेस। यानी जब हमारे एनवायरनमेंट पर एसिडिक गैसेस रिलीज होता है तो ये गैसेस अपवर्ड की तरफ कंटेन करते हैं और बादलों में जाकर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं और ये बादल बनाना शुरू कर देते हैं। और जब ये बादल बनाना शुरू करते हैं और जब उन बादलों में से वेपराइज होकर वाटर के ड्रॉप आउट नीचे गिरते हैं तो ये गैसेस उन वाटर के अंदर सराउंडिंग कर रहे होते हैं, यानी वाटर के आसपास सराउंड हो रहे होते हैं। सराउंड का मतलब गश्त करना, घूमना। 6 बजे के बाद पुलिस की वैन आपके घरों के आगे घूमती है, दुकानों के आगे घूमती है, बंद करो कोरोना आ गया, ठीक है। 6 बजे के बाद, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी आजकल स्कूल के आसपास घूम रही है, बाकी सारी जगह जो है वो कोरोना की छुट्टी है। गैसेस जो है वो इन वाटर के आगे एटमॉस्फेरिक पे क्या करती है, सराउंड करती है। और सराउंड जैसी ही करती है तो जो रेन जमीन के पास गिरना शुरू होते हैं, ड्रॉप आउट होना शुरू होते हैं, उन रेन को हम कहते हैं एसिड रेन। और ये एसिड रेन क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है प्लांट को, हमारे पॉल्यूशन ऑफ वाटर के अंदर इजाफा बनती है, हमारे बिल्डिंग्स को तोड़ती है। आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। आप देखिएगा बच्चों कि मेरे पास सीवीओ की तरफ हम जाते हैं, तो जब हम सीवीओ की तरफ जाते हैं तो सामने के अतराफ पे जितने भी हम बिल्डिंग्स वगैरह देखते हैं तो हम देखते हैं वो बिल्डिंग्स बेकार हो चुकी होती हैं, वो खस्ते खुरते हालत पे होती है। लेकिन जो नई बिल्डिंग्स बन रही है उनके अंदर एक अलग किस्म का केमिकल यूज किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो समुंदर से जो नमकियात निकल रही है वो उन मटेरियल्स पे जाकर लग रही है और वो मटेरियल उनको खराब कर रही है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास यहाँ पर जैसे एक चश्मा, जो मैं ये यूज कर रहा हूँ, ये जो चश्मा मैं यूज कर रहा हूँ, इस चश्मे की जो ये डंडी है, ठीक है, और अगर मेरे फेस पर जब ये पसीने जब आएंगे तो ये जब इस डंडियों पे लगती है तो इनका केमिकल खराब होने लगता है। अगर ये केमिकल ओरिजिनल नहीं होता, अगर ये प्लास्टिक नहीं होती, कोई पेपर या चीजें नहीं होती, तो इस तरह का। तो यहां पर क्या देखा हमने, ये देखा बच्चों कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री होती है कि जो एनवायरमेंट के ऊपर केमिकल रिएक्शन का इफेक्ट है, जो उसकी इंटरेक्शंस हैं, उन चीजों के बारे में डिस्कशन करना एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन यहां पर है वो ये है कि इन दिस ब्रांच, इस ब्रांच में वी स्टडी अबाउट दी, हम मुताला करेंगे केमिकल मटेरियल्स के बारे में। और केमिकल मटेरियल्स ही नहीं बल्कि उनके इंटरेक्शंस के बारे में, और हमारी इन्वायरमेंट पे उनका इंटरेक्शन क्या है और हमारी इन्वायरमेंट पर उसका इफेक्ट क्या है, जो हमारी लिविंग बॉडीज के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसी चीजों के बारे में डिस्कस करना क्या कहलाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि एसिड रेन को प्लीज रीड कर दें। तो एसिड रेन बेसिकली क्या है कि इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन दैट बिगिंस, शुरुआत हो गई, व्हेन, जब कंपाउंड्स, यानी ये सारे कंपाउंड लाइक, यानी इन जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होते हैं एयर में। एयर में जब ये रिलीज होते हैं तो एसिड वाटर आपके पास जनरेट होती है। तो इसको जल्दी से आप अपने पास क्या कर लें, कॉपी कर लें, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप अपने कॉपी में कॉपी कर सकें। तो कॉपी में कॉपी किस तरह से करेंगे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की हेडिंग लगाएंगे और ये वाली ब्रांच, नीचे जो ब्रांच नजर आ रही है जहां पर मेरा पॉइंटर स्पॉटलाइट जो है वो हाईलाइट हो रहा है, इस ब्रांच को आप लिखेंगे। फिर एक रीजंस क्वेश्चंस लिखेंगे, हाउ इज एसिड रेन फॉर्म, तो आप उसका फिर आंसर लिखेंगे। ये जो छोटी सी लाइन लिखी हुई है ब्लैक कलर से, ये लाइन आप यहां पर क्या करेंगे, अपने कॉपी में कॉपी करेंगे। क्लियर है बच्चों, तमाम बच्चों को सारी चीजें क्लियर हैं? आगे हम डिस्कस करें, जल्दी से मुझे मैसेज पे बताइएगा क्या हम आगे चलें। जी रजिस्टर में कॉपी करना बच्चों, जी रजिस्टर में कॉपी करना, जल्दी से बताइएगा मुझे क्या तमाम बच्चों को टॉपिक क्लियर है। जी आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके पास यहाँ पर कैसी केमिस्ट्री होती है, ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके पास यहाँ पर कैसी केमिस्ट्री होती है, देखें एक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है। एक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर बना रहे हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर मैं थोड़ी सी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हम थोड़ी सी मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह का एक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं। अब जब इस एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पर सेंटर पर देखें तो सेंटर के पार्ट में आपके पास क्या होता है, ये जो सेंटर का पार्ट है, ये पार्ट में क्या होता है, इस पार्ट में होता है न्यूक्लियस। इस पार्ट को क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे, ठीक है। और न्यूक्लियस में कौन से दो लोग होते हैं, तो न्यूक्लियस में आपके पास होता है प्रोटॉन और साथ में क्या होता है, न्यूट्रॉन। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को हम कहते हैं न्यूक्लॉन, ठीक है। NucLeon, ठीक है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम कहते हैं न्यूक्लॉन कहते हैं। अब होता क्या है, जब इसके न्यूक्लियस के अतराफ पर कोई एनर्जी बार बार इसे मिलती है, वह एनर्जी क्या कहलाती है, वो एनर्जी कहलाती है फोटॉन, या उस एनर्जी को कहते हैं क्वांटा, ठीक है। क्या कहेंगे हम इसे, फोटॉन, या उस एनर्जी को क्या कहेंगे, क्वांटा। फोटॉन और क्वांटा एनर्जी क्या होती है, लाइट सोर्स, यानी ये जो रोशनी है, ये रोशनी जब मुसलसल किसी एटम को मिलती है तो उससे ये एनर्जी जनरेट होती है और ये एनर्जी जाके न्यूक्लियस को देना शुरू कर देता है। तो होता क्या है कि इसके सेंटर पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी ताकत बढ़ने लगती है और ये अनस्टेबल होते जाते हैं, और जब ये अनस्टेबल होते हैं तो ये बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी के न्यूक्लियस में से प्रोटॉन बाहर निकलता है तो रेडिएशन इमिट होती है, अगर किसी न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन बाहर निकलता है तो रेडिएशन इमिट्स होती है। तो जिस सब्सटेंस में से रेडिएशन हो रही है उस सब्सटेंस को कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये रेडिएशन अपने आप होती है, उसे कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। यानी न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या हुई कि जब कोई एटम ऑफ द न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियाई ऑफ द एटम में डिसइंटीग्रेशन होती है, डिसइंटीग्रेशन मतलब इस तरह की रिएक्शंस होती है, उसके बारे में डिस्कस करना न्यूक्लियर केमिस्ट्री आपके पास कहलाता है। तो मैं यहां पर आपके सामने लिख रहा हूं कि बेसिकली न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है, जो कि डील करता है रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को, प्रॉपर्टीज को, ट्रांसफॉर्मेशंस को, जो कुछ उसके एटम के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। जैसा कि न्यूक्लियर की ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब किसी चीज का टूट कर बन जाना, किसी चीज का नई चीजों में जनरेट हो जाना। तो आप इसको यूं भी कह सकते हो कि बेसिकली ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम डील के साथ साथ स्टडी करते हैं एटम के अंदर न्यूक्लियस की चेंजिंग जो होती है, और उसके साथ साथ जैसी चेंजिंग होती है उसके साथ साथ एक रेडिएशन, एक इनविजिबल रेडिएशन खारिज होती है, निकलते जाती है एक इनविजिबल रेडिएशन, उसे ही हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे, ठीक है। उसमें हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम कहेंगे। तो इसको जल्दी से पहले कॉपी कर ले, और एक छोटी सी वीडियो, एनिमेटेड वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, वो रेडियो एक्टिविटी की वीडियो, कि रेडियो एक्टिविटी हुआ कैसे। डन। ठीक है जी बेटा, सारी ब्रांचेस करनी है। ओके नाउ, अब आप एक वीडियो देखिएगा। देखिए, ये एक एटम है जिसका नाम है कार्बन,
कार्बन में से डिसइंटीग्रेशन हुई, और जैसे डिसइंटीग्रेशन हुई कार्बन चेंज हो गया एक नए एटम पर, और वो बन गया एक नाइट्रोजन। ठीक है, क्या बन गया? एक नाइट्रोजन। क्योंकि जो उसके न्यूक्लियस में से रेडिएशन हुई है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जब दो एटम आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं तो उससे बनता है बॉन्ड। तो ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन से मुख्तलिफ होता है। कैसे? देखो, कार्बन में से डिसइंटीग्रेशन हुई, कार्बन चेंज हो गया नाइट्रोजन पे। जरा स्लो करके इसको देखते हैं। देखो, ये कार्बन में से जो पार्टिकल्स बाहर निकला वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन था, जो कि जाके उसके शेल में ऐड हो गया, और इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से उसका एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ता, बल्कि प्रोटॉन के बढ़ जाने से उसका एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिसइंटीग्रेशन हुई है वो उसके न्यूक्लियस में से न्यूट्रॉन की हुई है, और न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलेगा तो न्यूट्रॉन चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में। इस तरह से एक नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया? बढ़ गया, और एक इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? बढ़ गया। पहले कार्बन के कितने प्रोटॉन थे? 6। जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 7, और 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का होता है। इस तरह की इंटीग्रेशन होगी, इसे हम कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम यहां पर कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री आप हेडिंग लगा लें, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री है? एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसके अंदर किसी प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन के थ्रू, किसी प्रोसेस ऑफ पॉलिमराइजेशन के थ्रू अगर कोई प्रोडक्ट हासिल की जा रही है तो वो प्रोडक्ट क्या क्या हो सकती है? सच एज पेपर, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, इस तरह की प्रोडक्ट मिल रही है तो उन्हें हम क्या कहेंगे? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों ये है कि मुझे यहां पर यह बताना है कि पॉलिमराइजेशन क्या होती है। पॉलिमराइजेशन का मतलब यहां पर यह है कि द ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल molecule to form large molecules. The joining of small molecules to form large molecules are called polymerization. ठीक है, अब मैं ये समझाता हूं कैसे, ये देखिएगा। मैंने स्मॉल मॉलिक्यूल्स की बात की, ये एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल्स क्या कहलाएगा? स्मॉल। एक और स्मॉल मॉलिक्यूल्स मैंने लिया, ठीक है, एक और एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स लिया, इसी तरह से एक और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ले लिया, इसी तरह से एक और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ले लिया, इसी तरह से एक और स्मॉल मॉलिक्यूल्स ले लिया, इसी तरह से एक और, इसी तरह से एक और, इसी तरह से एक और। अब जब मैंने इस तरह से स्मॉल मॉलिक्यूल्स ले लिए तो अब जरा देखें, ये एक मॉलिक्यूल्स आपके पास क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं? मोनोमर्स। मोनोमर्स हमेशा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और जब ये यहां पर ये सारे मिल जाएं, ये सारे मिल जाएं तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहेंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स। और लार्ज मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे? पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स हमेशा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ये प्रोसेस यानी द ज्वाइनिंग ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल मिलकर जब आपस में बना लेते हैं एक लार्ज मॉलिक्यूल, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? पॉलिमराइजेशन कहेंगे। इस प्रोसेस को हम यहां पर क्या कहेंगे? पॉलिमराइजेशन कहेंगे। ये प्रोसेस आपके पास क्या कहलाएगी? पॉलिमराइजेशन आपके पास कहलाएगी। तो पॉलिमराइजेशन क्या होता है? पॉलिमराइजेशन के प्रोसेस से मिलने वाला प्रोडक्ट, उनके बारे में डील करना, यानी पॉलीमर्स और पॉलिमराइजेशन के बारे में डील करना क्या कहलाएगा? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉलीमेरिक केमिस्ट्री कहलाएगा आपके पास। ठीक है,
ओके। एक हमारे दरमियान, अच्छा, ये जरा आप जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं। डन। एक्सप्लेन कर दें अगेन, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, बिल्कुल मनाइल, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा किसी पॉलिमराइजेशन की प्रोसेस से जो प्रोडक्ट तुम्हें मिल रहा है, उन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करना पॉलिमराइजेशन केमिस्ट्री कहलाती है। पॉलिमराइजेशन क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। पॉलिमराइजेशन के प्रोसेस से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होती है उनके बारे में डिस्कशन करना, डील्स करना पॉलिमेरिक केमिस्ट्री कहलाती है। ओके। डन। चलें, अब हम आगे चलते हैं। ये एक वीडियो है पॉलिमराइजेशन की, आप देख सकते हैं। ये एक मोनोमर्स है। इसी तरह से बहुत सारे मोनोमर्स आपको इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। जब इन दोनों मोनोमर्स ने आपस में अपने आप को जोड़ दिया तो एक मोनोमर्स, फिर एक मोनोमर्स, एक मोनोमर, डायमोनोमर्स, दो मोनोमर्स, डायमोनोमर्स कहलाएंगे। जब ये डायमोनोमर्स जाकर एक और मोनोमर्स से मिल गए तो इस तरह से पॉलीमर्स बनते गए। ठीक है, और इस तरह से एक सर्कुलर चेन हुई, इसे ही हम क्या कहते हैं, पॉलिमराइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलिमराइजेशन। यानी इस तरह की चेन सर्कुलेट आपके पास होती है। ये सारा टॉपिक आप सेकेंड ईयर की क्लास के अंदर पढ़ोगे बहुत डिटेल में। सेकेंड ईयर के अंदर पॉलिमराइजेशन है, वहां पर आप बड़ी डिटेल के अंदर इसके बारे में डिस्कशन करोगे कि ये चीजें क्या होती है। चलेंगे, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है भाई, जो इंडस्ट्री के अंदर प्रिपरेशंस होती है, गिलास बनती है, सीमेंट है, मेडिसिन है, इन चीजों के बारे में डिस्कशन करना, या मैन्युफैक्चर होता है, सारी चीजें जो बनती है इनके बारे में डिस्कशन करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या कहलाता है कि इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें प्रेफर होती है उनके बारे में डिस्कशन करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके पास कहलाता है। जल्दी से इसको कॉपी कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। अब इंडस्ट्री की एक वीडियो देख लें। खतीजा, इंडस्ट्री के अंदर जो चीजें बनती है उनके बारे में डिस्कशन करना क्या कहलाएगी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आपके पास कहलाएगी। जैसे कि मेडिसिन, ये सब इंडस्ट्री से बनती है। ठीक है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब इंडस्ट्री के अंदर भी प्रिपेयर होती है। और ये सब रॉ मटेरियल है इंडस्ट्री के, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनसे फर्टिलाइजर, सोप, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, पेंट, पेपर, ये सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें बनती है इंडस्ट्री के अंदर। इसे ही तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। क्लियर है भाई बच्चों, आगे बढ़े।
अब 3 ब्रांच ऐसी है जो कि हम, एक मेडिसिनल केमिस्ट्री है, एक है क्वांटम केमिस्ट्री और एक है ग्रीन केमिस्ट्री। ये 3 ब्रांच ऐसी है जो कि नई बुक के अंदर शामिल है। ठीक है, ये नई बुक के अंदर शामिल है। बाकी जितनी ब्रांच हमने डिस्कस की वो सारी पुरानी बुक की ब्रांच थी। जस्ट एक फिजिकल शायद रह गया जो कि मैंने आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, मैंने आपको बताया नहीं है इस बारे में। ये जो तमाम आपके पास टॉपिक है ये आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। तो हमने ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री मुकम्मल कर लिया है। इन 3 नई ब्रांच को हम इंशाल्लाह, मुझे बताइएगा अभी कितना टाइम रह गया।